हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन जानते हैं कि अपन पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें अपनी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी थी और आज हम डिस्कस करेंगे अपने अगले टॉपिक पर। कल अपन ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था प्रतिरोध। मैंने कल आपको प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, उनके मात्रक क्या हैं, कैसे वो काम करती है, मैंने प्रतिरोध के बारे में आपको पूरा डिटेल से समझा दिया था और मुझे आशा है कि आपको वो सब समझ में आया होगा और मुझे ये भी आशा है कि आपने उसको एक बार रिवाइज किया भी होगा। तो चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है ओम का नियम। ओम का नियम। डियर स्टूडेंट्स, आपने नाम सुना होगा, 9th 10th 11 12 में ये टॉपिक आता है फिजिक्स के तहत और 9th 10th में ये टॉपिक आता है साइंस के तहत। आपने इसे पढ़ा होगा, इसके बारे में सुना भी होगा और बहुत इजी है। जैसे कि नाम है इसका ओम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओम का नियम क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी चालक तार के दोनों सिरों पर प्रयुक्त विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी चालक तार है, उस चालक तार के दोनों सिरों पर जितना विभवांतर होगा वो उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होगा, डायरेक्टली समानुपाती होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर ओम का नियम। किसी चालक तार के सिरों, किसी चालक तार के दोनों सिरों पर विभवांतर का मान तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि विभवांतर समानुपाती प्रवाहित धारा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, विभवांतर को अपन लिखते हैं V से, ये समानुपाती का चिन्ह आ गया और प्रवाहित धारा को लिख देता हूं मैं I से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो ओम का नियम है वो ये कहता है कि किसी भी चालक तार के दोनों सिरों पर जो विभवांतर होता है उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात जितनी धारा प्रवाहित होगी उतना ही उसका विभवांतर होगा, अर्थात विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। एक बात और ध्यान रखना, यदि कोई भी दो चीज़ें एक दूसरे के यदि समानुपाती है, कोई भी दो चीज़ें यदि एक दूसरे के समानुपाती है तो उसका मतलब है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर विभवांतर समानुपाती है धारा के, तो धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने विभवांतर को लिख दिया V से और धारा को लिख दिया I से। ये समानुपाती का चिन्ह जैसा का जैसा। मैंने कल की क्लास में आपको ये भी बताया था कि जब समानुपाती का चिन्ह आ जाता है तो समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक तो आता है बराबर और एक आता है स्थिरांक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं यदि समानुपाती का चिन्ह हटाता हूँ तो एक तो आ गया बराबर और एक आ गया स्थिरांक। यहाँ पर स्थिरांक क्या है, R, और ये I जैसा का जैसा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ V बराबर तो क्या है, विभव है या विभवांतर भी बोल सकते हैं इसे। R बराबर क्या है, प्रतिरोध। किसका, उस चालक तार का प्रतिरोध। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, I है यहाँ पर धारा। ठीक है, जो विभव होता है वो होता है वोल्ट में और प्रतिरोध होता है ओम में। ये ओम में और धारा होती है
एम्पियर में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि V बराबर किसके है, आर आई के। यहाँ से यदि मैं प्रतिरोध का मान निकालूं तो प्रतिरोध बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर V अपॉन आई, इसके नीचे आ जाएगा। ये R तो जहाँ का जहीं है, V भी जहाँ का जहीं है, ये I इस V के नीचे आ जाएगा, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। यही क्या है, ओम का नियम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, R तो हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोध किस में मापा जाता है, ओम में। V है विभव यानी कि विभवांतर, जिसको किस में मापा जाता है, वोल्ट में। और I है धारा, धारा किस में मापी जाती है, एम्पियर में। ये सब इनके SI मात्रक हैं, SI यूनिट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ओम का नियम विद्युतीय परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो ओम का नियम है, वो ओम का नियम किसी विद्युतीय परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य संबंध को स्थापित करता है। कैसे, ये जो ओम का नियम है, V बराबर आर आई या V बराबर आई आर, ये क्या करता है कि इस प्रतिरोध पर आरोपित जो विभवांतर होता है, यानी कि V और I यानी कि विभवांतर और धारा में संबंध को स्थापित करता है। इसी को ओम का नियम कहते हैं। तो आई होप आपको ओम का नियम समझ में आया होगा, आपने कॉपी भी कर लिया होगा। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओम के नियम के बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, ये है अपना नेक्स्ट टॉपिक। मैं इसका डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। ये क्या है, ये तीन प्रतिरोध है जिनका मान है R1, R2 और R3। इनमें प्रयुक्त विभवांतर का मान है V1, V2 और V3। ये पूरा सर्किट बना दिया मैंने। ये यहाँ पर बैटरी जुड़ी हुई है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये यहाँ पर V हो गया। ये इधर कुंजी लगा दी मैंने, क्या लगा दी, कुंजी यानी कि की लगा दी। इसे दबाने पर इस सर्किट में यानी कि इस परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, धारा। ठीक, जैसे ही मैं इस कुंजी को दबाऊंगा तो इस परिपथ में क्या प्रवाहित होने लग जाएगी, धारा। यानी कि धारा ऐसे इधर होती हुई और इधर को आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। अपन पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम
संयोजन। देखो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ऐसा संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान ये रखना कि सबसे पहले तो जो इसमें धारा होगी उस धारा का मान क्या होगा, समान होगा, यानी कि यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा और वापस भी आई होगा, यानी कि धारा का मान समान होता है। और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला प्रतिरोध, इसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार ये संयोजन चलता रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है। अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है या समान धारा प्रवाहित होती है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो पहला प्रतिरोध होगा उसका जो दूसरा सिरा है वो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, यह संयोजन कौन सा संयोजन हो गया अपना, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, इसकी व्याख्या कर देता हूँ। तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। संयोजन में प्रवाहित धारा आई है। संयोजन में प्रवाहित धारा कितनी है, आई है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित विभवांतर V1, V2, V3 हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। ठीक है,
तीन प्रतिरोध क्या है, R1 और R2 है, R3 है। इन पर विभवांतर क्या है, R1 पर V1 है, R2 पर V2 है, R3 पर V3 है। और इनके जो अंत्य सिरे हैं यानी कि बिंदु A और बिंदु B एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनको अपन ने बैटरी और कुंजी की सहायता से जोड़कर एक विद्युतीय परिपथ तैयार किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होती है, समान होती है। यहाँ भी आई होगी, यहाँ भी आई होगी और यहाँ भी आई ही होगी। मैंने लिख दिया है, तीन प्रतिरोध है, प्रवाहित धारा कितनी है, आई है, और इन पर विभवांतर कितने हैं, V1, V2 और V3 है। अतः ओम के नियम से, ओम के नियम से अभी मैंने आपको बताया ओम का नियम V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। पहले प्रतिरोध में चूंकि ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। अब ये ओम का नियम अपन को यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी लगाना है। तो मैं इसमें लगाता हूँ तो ओम का नियम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 बराबर धारा कितनी है, I है, धारा सब में समान होगी, और प्रतिरोध कितना है, R1। यानी कि इसकी बात करूँ मैं केवल इस वाले की, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2, और ऐसे V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR3 और V3 बराबर IR3 हो जाएगा, IR2 और IR3 हो जाएगा। यदि दिख नहीं रहा होगा आपको, एक बार और दोबारा ऊपर लिख देता हूं मैं इस चीज को। ये जो नीचे का पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसे मैं एक बार और ऊपर लिख देता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऊपर लिख देता हूं मैं, अतः ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। ये ओम का नियम अपन को तीनों जगह अप्लाई करना है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2 और V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, V1 तो हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा IR2 और V3 हो जाएगा IR3। अब मैं लिखता हूं यहां पर, यदि बिंदु A व B के मध्य आरोपित विभवांतर, बिंदु A व B के मध्य आरोपित विभवांतर V हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि A और B के मध्य जो विभवांतर है, कुल विभवांतर यदि कितना हो, V हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई A और B के मध्य टोटल विभवांतर V है, तो इसके मध्य कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी कि अपन इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर मान रख देते हैं, V1 रख देते हैं, V2 भी रख देते हैं और V3 का मान भी रख देते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, I तीनों जगह है, कॉमन ले लेता हूँ I को। तो I बराबर V बराबर क्या हो जाएगा, I बाहर आ जाएगा, तो I यहाँ बाहर आया, तो अंदर क्या बचा R1, यहाँ क्या बचा R2 और यहाँ क्या बचा
R3, यानी कि V बराबर क्या, अंदर V बराबर क्या रह गया अपने पास, I तो बाहर आए गया सब में से, यहाँ रह गया R1, यहाँ रह गया R2 और यहाँ रह गया R3। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो तो जो संयोजन है उसका तुल्य प्रतिरोध R EQ है। R EQ, ये EQ नीचे आएगा डियर स्टूडेंट्स। R इक्विवेलेंट हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, I R इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी कि इस पूरे संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है, वो कितना हो, R इक्विवेलेंट, R EQ हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, I तो धारा है ही सही, तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 कह दो, इसको समीकरण नंबर 3 कह दो। तो मैं इस V का मान यहाँ पर लिख देता हूँ, इस V का मान क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपन आगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से। समीकरण 2 व समीकरण 3 से V बराबर क्या है, आई आर इक्विवेलेंट है, तो V बराबर लिख दिया मैंने आई आर इक्विवेलेंट बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। भाई मैंने क्या किया कि ये जो V है, इस V का मान मैंने यहाँ से यहाँ पर रख दिया, तो V का मान क्या है, आई आर इक्विवेलेंट, ये रख दिया, और ये पूरी समीकरण ऐसी की ऐसी मैंने इधर रख दी। इधर भी आई है, इधर भी आई है, आई से आई क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो क्या बचा अपने पास, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, समांतर श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि मैं लाइन लिख सकता हूँ, श्रेणी क्रम, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कभी कभी इस पर, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में प्रयुक्त श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में प्रयुक्त सभी प्रतिरोधों के योगफल, या ऐसे लिख दो, योग के बराबर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो संयोजन में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर 3 प्रतिरोध जुड़े हुए थे, यदि 4 होता तो R4 हो जाता, 5 होता तो प्लस R5 भी हो जाता, प्लस R6 चलता रहता है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो R इक्विवेलेंट बराबर किसके आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस कहाँ तक हो जाएगा,
n तक हो जाएगा। अब मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर लाइन लिख दी, यदि n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डेश कहाँ तक, n तक। ठीक है, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5 R6 डेश कहाँ तक, n तक। एक लाइन और लिख दूं, यदि समान मान R के n प्रतिरोधों को, समान मान R के n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब मैंने लाइन लिखी है कि समान मान R के n प्रतिरोध है। पहले तो क्या था, n प्रतिरोध थे, हर प्रतिरोध का मान अलग अलग था, R1 R2 R3 R4 R5 R6 कहाँ तक, n तक। लेकिन अब मैंने लिखा है प्रतिरोध तो कितने हैं, n है, लेकिन सभी प्रतिरोधों का मान कितना है, R है। यानी पहले वाला भी R, दूसरे वाला भी R, तीसरे वाला भी R, चौथा वाला भी R, ऐसे कितने सॉरी n पदों तक हैं। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, R इक्विवेलेंट बराबर R प्लस R प्लस R प्लस डेश कहाँ तक, n तक हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर RN लिख लो आप, क्योंकि n है, n तो यहाँ तक आएगा। ये क्या है, RN इसलिए लिखा क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 डेश कहाँ तक, RN तक। और यहाँ पर समान मान के n प्रतिरोध हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, पहले वाले भी R, दूसरा भी R, तीसरा भी R, कहाँ तक, n तक। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, n R हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है श्रेणी क्रम संयोजन का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें अपन को तुल्य प्रतिरोध याद रखना है। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, ये रहा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। न्यूमेरिकल पूछ लेता है वो कि तीन प्रतिरोध जैसे 2 ओम 3 ओम 4 ओम, इनको उसने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, और वो कभी कभी बोलता है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वैसे इस पर न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत कम होते हैं। मिक्स्ड न्यूमेरिकल जो मिक्स वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, कि समांतर क्रम भी दे रखा है, श्रेणी क्रम भी दे रखा है, फिर बोलता है कि तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए दिए गए परिपथ में, तब अपन को ये वाला फॉर्मूला भी लगाना है, यानी कि श्रेणी क्रम भी लगाना है और समांतर क्रम भी लगाना है। फिर उस विद्युतीय परिपथ का क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम संयोजन अपन ने पढ़ा, मैंने डायग्राम से भी बता दिया कि क्या होता है, किस तरीके से इसमें समान धारा प्रवाहित होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा है उसका मान एक समान होता है। अब चलते अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है
प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर या रेजिस्टेंस। इसके पहले पढ़ा था अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टर। ठीक डियर स्टूडेंट्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने ये बताई कि श्रेणी क्रम संयोजन में तो जो धारा है उसका मान समान होगा, जबकि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होगा, धारा का मान अलग होगा। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होगी जबकि विभवांतर अलग होगा, और समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होगा जबकि धारा क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसका भी डायग्राम बना देता हूं मैं। ये प्रतिरोध R1 हो गया, ये प्रतिरोध R2 हो गया, ये प्रतिरोध R3 हो गया। ठीक है, इसमें भी 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3, लेकिन यहाँ पर विभवांतर का मान तो समान होगा, लेकिन धारा का मान, यहाँ तक धारा कितनी है, I है, यहाँ पर धारा होगी I1, यहाँ पर धारा होगी I2 और यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी, I3। ठीक डियर स्टूडेंट्स, और वापस धारा यहाँ से क्या हो जाएगी, सर्किट में प्रवाहित होती रहेगी। ध्यान से सुनना, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान एक समान होता है या समांतर विभवांतर होता है, तो ऐसा संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हुए होते हैं। ध्यान रखना, समांतर क्रम संयोजन में ये 1 है भाई, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु से जबकि दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हुए होते हैं। मैं लिख देता हूं, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान समान होता है, विभवांतर का मान समान होता है। ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, ऐसा संयोजन प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के
एक सिरे आपस में जुड़े होते हैं तथा दूसरे सिरे भी आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने डेफिनेशन लिख दी। क्या लिखी? दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान क्या होगा? समान होगा। यानी कि इस प्रतिरोध में भी V विभवांतर होगा, इस प्रतिरोध में भी V विभवांतर होगा और इस प्रतिरोध में भी V विभवांतर होगा, जबकि धारा का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। पहले प्रतिरोध में धारा I1 होगी, दूसरे वाले प्रतिरोध में धारा I2 होगी और तीसरे वाले प्रतिरोध में क्या हो जाएगी? धारा I3 हो जाएगी। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु से यानी कि आपस में जुड़े होते हैं तथा दूसरे सिरे भी क्या होते हैं? एक बिंदु से आपस में जुड़े होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तीन प्रतिरोध हैं जिनके मान क्रमशः क्या है? R1, R2 और R3 और संयोजन में प्रवाहित धारा कितनी है? I1 है, I2 है और I3 है, जबकि प्रत्येक प्रतिरोध पर आरोपित विभवांतर कितना है? V V V, यानी कि सभी में विभवांतर का मान कितना है? V है। लिख देता हूं मैं यहाँ पर डेफिनेशन के रूप में, तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तथा प्रत्येक प्रतिरोध पर आरोपित विभवांतर V है। प्रत्येक प्रतिरोध पर आरोपित विभवांतर कितना है? V है और विद्युत धारा और प्रत्येक प्रतिरोध पर प्रवाहित विद्युत धारा क्रमशः I1, I2 व I3 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया है कि तीन प्रतिरोध है R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान है, कितना है? V है और प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान कितना है? I1 है, I2 है और I3 है। अब अपन चलते हैं आगे ओम के नियम से। अब अपन चलते हैं आगे ओम के नियम से। अतः कुल धारा कितनी है इसमें? I1, I2 और I3 है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले तो I बराबर, ये जो टोटल I है ये I बराबर क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी कि जब अपन ने कुंजी दबाई
तो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी थी, आई है। लेकिन इस बिंदु पर आकर विद्युत धारा अलग अलग प्रतिरोध में अलग अलग हो जाती है, तो कुल धारा I बराबर कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। अब लिखता हूं मैं, अतः ओम के नियम से, क्या लिख देता हूं मैं, ओम के नियम से, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा, I1 R1, V बराबर क्या हो जाएगा, I1 R1 बराबर I2 R2 बराबर I3 R3। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें जो विभवांतर है तीनों पर वो एक समान है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी V है और इस वाले में भी V है, लेकिन धारा और प्रतिरोध का मान अलग अलग है। तो ओम के नियम, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। ओम का नियम क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, V बराबर IR लगा दिया मैंने। तो V बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रतिरोध में धारा कितनी है I1, प्रतिरोध कितना है R1, इस वाले प्रतिरोध की बात करूं धारा कितनी है I2 और प्रतिरोध कितना है R2, इस वाले प्रतिरोध की बात करूं धारा कितनी है I3 और प्रतिरोध कितना है R3। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से I1 का मान निकाला तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। यहाँ से I1 का मान निकाला तो I1 बराबर V अपॉन R1, और यहाँ से I2 का मान क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, और यहाँ से I3 का मान क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। आया समझ में। यहाँ से I1 का मान निकाला V अपॉन R1, ऐसे V अपॉन R2 और ऐसे V अपॉन R3। I1 भी आ गया, I2 भी आ गया और I3 भी आ गया। ये समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगी पूरी की पूरी समीकरण नंबर 2। तो I1, I2 और I3 के मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब मैं क्या करता हूँ कि V यहाँ पर भी है, V यहाँ पर भी है और V यहाँ पर भी है। मैं तीनों जगह से क्या करता हूँ, V कॉमन ले लेता हूँ। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी कि V बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन R1, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन R2, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन R3। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब मैं लिख देता हूँ, यदि ऊपर लिख देता हूँ, सॉरी डियर स्टूडेंट्स आपको नहीं दिखेगा, इसके नीचे का मैं जस्ट ऊपर लिख देता हूँ। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब मैं लिख देता हूँ ऊपर, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो, तो वहाँ पर भी R इक्विवेलेंट ही लिखा था, यहाँ पर भी R इक्विवेलेंट लिखा। क्या लिखा, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो तो I बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, I बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि I तो यह रहा और विभवांतर कितना है, V है, और प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो इसको लिख देता हूँ मैं समीकरण नंबर 3, इसको लिख देता हूँ समीकरण नंबर 4। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, समीकरण 3 व 4 से, यानी कि इस I की जगह में इस I का मान रख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, V अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर, V अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर ये वाले पूरा जैसा का जैसा V
1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। v से v कैंसिल हो गया। मैंने क्या किया, इस i की जगह पर v/r इक्विवेलेंट रख दिया और ये पूरा ऐसा का ऐसा रख दिया। इधर भी v है, इधर भी v है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये किसका मान आ गया, तुल्य प्रतिरोध, किसका, समांतर क्रम संयोजन का। इसको डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे अपन कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 को किससे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। ध्यान से सुनना एक बार फिर, समांतर क्रम संयोजन का, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में प्रयुक्त सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। लिख देता हूं, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी कि क्या लिखा मैंने, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में प्रयुक्त सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अब आगे एक दो लाइन और बचती है। जैसे वहाँ पर लिखा था, यदि n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो, n प्रतिरोधों को किस में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डेट प्लस कहाँ तक 1/rn। पहले वाला 1, दूसरे वाला 2, तीसरे वाला 3, चौथे वाला 4, कहाँ तक, n तक। तो ये तुल्य प्रतिरोध कब हो जाएगा, जब n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए और यदि समान मान R के n प्रतिरोधों को, समान मान R के n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो, अब यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध तो n ही है लेकिन सभी प्रतिरोधों का मान कितना है, R है। सभी प्रतिरोध जिनका मान R है, ऐसे n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डेट प्लस कहाँ तक, n तक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, n तक हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, n/r हो जाएगा। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर समान मान R है, यानी कि प्रतिरोध तो कितने हैं, n है, लेकिन सभी का मान क्या है, R है। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कहाँ तक, n तक है। कहाँ तक है ये, n तक है, यानी कि
n प्रतिरोध है और सभी प्रतिरोधों का मान कितना है, r है, तो कहाँ तक हो जाएगा, n पदों तक हो जाएगा। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, n/r लिख दूँ, क्योंकि n कितने हैं, n प्रतिरोध है और सबकी वैल्यू किसके बराबर है, r के बराबर है। और जब आपको पता है कि कोई भी चीज़ एक दूसरे का व्युत्क्रम होती है तो वह उल्टा होती है, यानी कि विपरीत हो जाती है, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये R भी ऊपर चल जाएगा और N नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर किसके हो जाएगा, मैंने इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसको विपरीत करूँगा तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, विपरीत करना पड़ेगा, यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R/N हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और ओम का नियम समझ में आया होगा। इसके आगे का टॉपिक अपन कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।